सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम दो डिफरेंट पर्सन के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं उनके डीएनए के डिफरेंस के आधार पे। जैसे मान लो अगर हमें दो पर्सन को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने फिंगर के पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से डीएनए के अंदर भी दो पर्सन के बीच में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो उस डीएनए के डिफरेंस को जो हम यूज़ करके डिफरेंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंस आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी को बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको परफॉर्म करने के लिए मान लो हमने दो पर्सन ले लिए, पर्सन ए और पर्सन बी। अब क्योंकि दोनों पर्सन ह्यूमंस हैं तो यहाँ पे इनका जो जीनोम सेट होगा, जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट होगा, वो एक ह्यूमन में कितना होता है 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। तो इसके पास भी हर ह्यूमन में 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं, दोनों ही ह्यूमंस हैं, तो इनके बीच में 99.9% जो डीएनए कंटेंट है वो सिमिलर होगा। डिफरेंस कितने में आएगा, सिर्फ 0.1% यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर इस 0.1% को हम नंबर में लिखें तो इतने बेस पेयर का हमें डिफरेंस दिखाई पड़ेगा दो इंडिविजुअल्स के बीच में। ये परसेंटेज में कम दिखाई पड़ता है, जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस दो इंडिविजुअल के डीएनए में मिलता है। अब इस डीएनए डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका जो आपके दिमाग में आएगा वो आएगा डीएनए सीक्वेंसिंग परफॉर्म करना। अगर हम पूरी डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लें, पर्सन ए के डीएनए की और पर्सन बी के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर लेंगे तो बहुत ईजिली हमें उनके जो अंदर डीएनए में डिफरेंस है वो पता लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीएनए सीक्वेंसिंग करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। भाई ये तो बहुत ही बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और साथ में ये कॉस्टली प्रोसेस होता है। अगर आपको किसी के हर बार दो पर्सन के डीएनए को सीक्वेंस करना पड़े, उसको कंपेयर करना पड़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए डीएनए सीक्वेंसिंग का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया। इसका ऑल्टरनेटिव निकाला गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तौर पे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के तौर पे। इस टेक्निक को डिस्कवर किया था, इसको डेसिफर किया था एलेक जेफरीज नाम के एक साइंटिस्ट ने। एलेक जेफरीज ने बताया कि भाई पूरे डीएनए के सीक्वेंस को, हर एक न्यूक्लियोटाइड को पता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम कुछ स्पेसिफिक साइट या कुछ पर्टिकुलर रीजन डीएनए में आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी सीक्वेंसिंग करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और उनको कंपेयर करके जो डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है दो पर्सन के बीच में वो पता लग जाएगा। तो एलेक जेफरीज के हिसाब से हमें जो आइडेंटिफाई करना है, जो कंपेयर करना है, वो कुछ स्पेसिफिक रीजन को कंपेयर करना है, सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए। और ये जो स्पेसिफिक रीजन है डीएनए के, इनको हम रिपीटेटिव डीएनए की बात करें या फिर सैटेलाइट डीएनए कह करके बुलाते हैं। रिपीटेटिव डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए कह करके बुलाते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, वो अभी हम आगे चलेंगे। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे डीएनए में से ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को कंपेयर करना है, तो अब चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसका मतलब है मान लो हमारे पास में एक डीएनए है, उसके अंदर में एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर सीक्वेंस, ये हमने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया। अगर ये सेम सीक्वेंस बार बार रिपीट करे, एक बार रिपीट हुई, दोबारा रिपीट हुई, तीसरी बार फिर रिपीट हुई, चौथी बार फिर रिपीट हुई, पांचवी बार फिर रिपीट हुई, छठी बार फिर रिपीट हुई, एक से ज़्यादा बार अगर एक सीक्वेंस बार बार रिपीट करती है तो इसको ही डीएनए सीक्वेंस को बुलाया जाता है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए, ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं ये प्रोटीन कोड नहीं कर सकते, ये नॉन कोडिंग डीएनए का पार्ट होते हैं। जब हम डीएनए के डिफरेंस को पढ़ेंगे कोडिंग और नॉन कोडिंग के बीच में, तो आपको पता लगेगा कि रिपीटेटिव डीएनए कभी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे होते। सो अब हम लेते हैं हमारे डीएनए का, डीएनए भी यूकैरियोट्स के डीएनए की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स का जो पूरा डीएनए होता है, मान लो अगर हम यूकैरियोट्स का ये पूरा डीएनए बनाएं
पूरा डीएनए बनाएं, तो इस पूरे डीएनए में से सिर्फ और सिर्फ 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% जो डीएनए सीक्वेंस होती है वो प्रोटीन कोड कर रही होती है, या 2% से भी कम डीएनए क्या कोड करता है, प्रोटीन को कोड कर रहा होता है। बाकी सारा डीएनए प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता, इसको हम नॉन कोडिंग डीएनए भी बोल सकते हैं। ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है जो प्रोटीन कोड नहीं कर रहा, इसको फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है, रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव, रिपीटेटिव एंड नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव का मतलब है जहाँ पर एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रही है, बार बार एक से ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रही है, तो रिपीटेटिव डीएनए। और अगर वो रिपीट नहीं कर रही, यूनिक सीक्वेंस है, रिपीटिशन नहीं दिखाई पड़ रहा, तो नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब अगर हम इस रिपीट की बात करें तो रिपीट भी 2 टाइप से हो सकता है। अगर डीएनए के अंदर में रिपीट्स की बात करें तो रिपीट्स भी 2 टाइप से हो सकता है। पहला रिपीट होता है जो लगातार एक के बाद एक रिपीट होता जाए, लगातार एक के बाद एक रिपीट होता जाए। ऐसा सीक्वेंस, ऐसा रिपीटेटिव डीएनए जो एक के बाद एक लगातार कॉन्टिन्यूअसली रिपीट होता है, इसको बोलते हैं टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट। वहीं पर अगर ऐसा सीक्वेंस है जो बीच बीच में रिपीट होता है, मतलब गैप छोड़ के रिपीट होता है, इनके बीच में देखो ये गैप है, तो ऐसा रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है इंटरस्पर्स्ड रिपीट, इंटरस्पर्स्ड रिपीट। तो टोटल डीएनए में 2 पार्ट्स होते हैं, कोडिंग जो प्रोटीन कोड करते हैं और जो प्रोटीन कोड नहीं कर रहे हो। तो जो प्रोटीन नहीं कोड करते उसमें रिपीटेटिव डीएनए और नॉन रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव के भी 2 टाइप्स हैं, टेंडम रिपीटेटिव और इंटरस्पर्स्ड रिपीटेटिव। टेंडम रिपीटेटिव यानी लगातार जो रिपीट करते हैं। ये जो टेंडम रिपीटेटिव डीएनए है, इसी का ही दूसरा नाम होता है सैटेलाइट डीएनए। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, सैटेलाइट डीएनए। अब इस टेंडम रिपीटेटिव डीएनए को सैटेलाइट डीएनए एग्जैक्टली क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न समझते हैं। देखो जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, क्योंकि वहाँ पर एक ही सीक्वेंस लगातार कॉन्टिन्यूसली रिपीट करती रहती है, तो ऐसे सैटेलाइट डीएनएस का जो डेंसिटी निकाल कर के आती है, यहाँ पर जो डेंसिटी दिखाई पड़ती है, वो आसपास के नॉर्मल डीएनए जो बाकी डीएनए होता है उसकी डेंसिटी से डिफरेंट दिखाई पड़ेगी। तो इसकी जो डेंसिटी दिखाई पड़ेगी डिफर फ्रॉम अदर रीजन्स, डीएनए के अदर रीजन्स से उसकी डेंसिटी डिफरेंट दिखाई पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पे डीएनए में डेंसिटी में डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, तो हम इनको डेंसिटी के बिहाफ पे जीनोमिक डीएनए से या फिर जो हमारा बाकी डीएनए है वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। जैसे मान लो हमारे पास में ये डीएनए है और ये बीच में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं, सैटेलाइट डीएनए है। इनकी डेंसिटी अलग अलग टाइप की है, इसकी डेंसिटी D1, इसकी D2, इसकी D3। जो ये नॉर्मल डीएनए है, ये वाला नॉर्मल डीएनए, नॉन रिपीटेटिव डीएनए, इससे डेंसिटी अलग दिखाई पड़ रही है। इसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। ये है हमारे पास में जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। और ये पीले कलर से जो हमने बनाया इट इज सैटेलाइट डीएनए। अब इनको सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इनको एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को कट करने वाले एंजाइम है, उनसे इनको कट किया जाएगा। कट करने के बाद में सेकंड काम हम करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी के बेसिस पे इनको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है। जब डेंसिटी के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें होता क्या है कि सारे डीएनए बैंड्स, जितने भी डीएनए बैंड्स हैं वो डेंसिटी के बिहाफ पर सेपरेट हो जाएंगे, डेंसिटी के बिहाफ पर सेपरेट हो जाएंगे। जो बल्क डीएनए है, जो जीनोमिक डीएनए है, वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज है, तो उसका एक बड़ा सा रीजन या फिर एक बड़ा सा पैटर्न हमको दिखाई पड़ेगा, बैंड दिखाई पड़ेगा, जिसको बोल रहे हैं जीनोमिक डीएनए।
लेकिन इस जीनोमिक डीएनए के आगे और पीछे की तरफ कुछ छोटे छोटे फ्लोटिंग बैंड्स दिखाई पड़ेंगे और इन्हीं फ्लोटिंग बैंड्स को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इन सबको मिलाकर के बोला जाता है सैटेलाइट डीएनए। तो इन सबको मिलाकर के ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सैटेलाइट डीएनए। और जो हमारा बीच में प्रेजेंट है, सबसे बल्क में प्रेजेंट है, इट इज़ बल्की डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए, और बाकी इसके ऊपर नीचे प्रेजेंट है सैटेलाइट डीएनए। क्योंकि ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं इसीलिए इनका नाम सैटेलाइट डीएनए रखा गया है। अब सैटेलाइट डीएनए खुद भी कई टाइप्स के होते हैं। जो सैटेलाइट डीएनए हैं उनको हम बेस कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे, इनके अंदर में कौन से बेस ज़्यादा है, मतलब एडिनाइन थाइमिन AT रिच है या ग्वानिन साइटोसिन GC रिच है, उसके बिहाफ पे क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा नंबर ऑफ रिपीट्स, ये कितनी बार रिपीट कर रहे हैं एक बार में, कितनी बार सीक्वेंस रिपीट हो रही है, इन दोनों के बिहाफ पे हम इनको कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास में होता है मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। जो मिनी सैटेलाइट है इसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स VNTR, और इन्हीं सीक्वेंस को, मिनी सैटेलाइट को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो सैटेलाइट बाकी रीजन्स, बाकी टेक्निक्स में इस्तेमाल होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम VNTR या फिर मिनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हो गया हमारे पास सैटेलाइट डीएनए क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए में ऐसा क्या खास है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। भाई हमने बोला सैटेलाइट डीएनए को स्टडी करके हम दो पर्सन के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए में अंदर ऐसा क्या खास बात है कि उसमें डिफरेंस दिखाई देने की पॉसिबिलिटी दो पर्सन के बीच में ज़्यादा है। अब यहाँ पर समझना है, डीएनए के अंदर में जो डिफरेंस होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो किसकी वजह से होता है, डीएनए म्यूटेशन की वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है, डीएनए म्यूटेशंस की वजह से होता है। डीएनए म्यूटेशन डीएनए के दो अलग अलग रीजन्स में हो सकते हैं। भाई अगर डीएनए म्यूटेशन कोडिंग सीक्वेंस में हो रहा है जो कि प्रोटीन कोड करता है, तो डीएनए म्यूटेशन वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि भाई म्यूटेशन या डिफरेंस किसी ऐसी जगह पर आए जो कि नॉन कोडिंग रीजन है, डीएनए का एक ऐसा रीजन जो कि नॉन कोडिंग है, जो प्रोटीन नहीं बनाता, तो वहाँ पे भी म्यूटेशन हो सकता है। अगर कोडिंग रीजन में म्यूटेशन होता है, एक ऐसे रीजन में जो प्रोटीन बनाता है, तो डायरेक्टली जैसे ही डीएनए में डिफरेंस आएगा, प्रोटीन के अंदर में डिफरेंस रिफ्लेक्ट होगा। जो चेंज डीएनए में दिखाई पड़ा वही चेंज आगे चल करके प्रोटीन में दिखाई पड़ेगा, और वो प्रोटीन, वो एंजाइम जो हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, उसका फंक्शन ऑल्टर हो जाएगा। तो जो फंक्शन ये प्रोटीन परफॉर्म करने वाला था, वो फंक्शन हमारी बॉडी से माइनस हो जाएगा, वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से कोडिंग रीजन में जब भी डीएनए डिफरेंस दिखाई पड़ता है, म्यूटेशन दिखाई पड़ता है, तो ये डायरेक्टली हमारे सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सर्वाइवल प्लस रिप्रोडक्शन, उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल को भी अफेक्ट करेगा, रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा। लेकिन मान लो डीएनए का जो म्यूटेशन है वो नॉन कोडिंग रीजन में हो रहा है, रिपीटेटिव रीजन में हो रहा है, सैटेलाइट डीएनए के रीजन में हो रहा है। अब सैटेलाइट रीजन, रिपीटेटिव डीएनए, ये सारे डीएनए तो कुछ कोड आगे करते नहीं है, प्रोटीन तो बनाते नहीं हैं। तो जब ये आगे प्रोटीन बना ही नहीं रहे, तो इनके अंदर चेंज आने की वजह से कोई इमीडिएट इफ़ेक्ट हमें उस इंडिविजुअल की बॉडी पर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर नो डायरेक्ट इफ़ेक्ट, यहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं दिखाई पड़ता ऑन सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। ना तो सर्वाइवल पे कोई इफ़ेक्ट दिखाई पड़ेगा और ना ही रिप्रोडक्शन पे हमें कोई भी इफ़ेक्ट इस कंडीशन में दिखाई पड़ने वाला है। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी म्यूटेशन की किस में है, ज़्यादा परमिसिबल म्यूटेशन किस में दिखाई पड़ेंगे, नॉन कोडिंग रीजन में। क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन में अगर म्यूटेशन होता भी है तो भी पर्सन अपनी लाइफ कंप्लीट करेगा,
आगे वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ये जो म्यूटेशन है वो आगे भी पास ऑन होंगे और एक पर्सन से उसके बच्चों में और उसके बच्चों से उनके बच्चों में ईजिली पास ऑन हो सकते हैं। तो जो नॉन कोडिंग रीजन में म्यूटेशन है वो आगे चल करके नई जनरेशन में भी पास ऑन होंगे, पूरी पॉपुलेशन में फैलते जाएंगे। जबकि कोडिंग रीजन में जो म्यूटेशन होते हैं वो जनरली इस तरह से नहीं फैल पाते। अब जब म्यूटेशन लगातार एक पॉपुलेशन में फैलता जाता है तो म्यूटेशन क्या बन जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। जब भी कोई म्यूटेशन, मान लो एक डीएनए का म्यूटेशन है, कोई डीएनए का म्यूटेशन है, वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाए। कितना स्प्रेड हो जाए? जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, मोर देन 1%। उस पॉपुलेशन में वो कितना दिखाई पड़ना चाहिए? मोर देन 1% इंडिविजुअल में वो दिखाई पड़ना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसे म्यूटेशन को बुलाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसा म्यूटेशन क्या बन जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। कोई भी म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म तभी बनेगा जब वो आगे वाली जनरेशन में लगातार पास ऑन होगा। भाई आगे वाली जनरेशन में पास ऑन होगा तभी स्प्रेड होगा, एक जने से दूसरे फैमिली मेम्बर में, फैमिली मेम्बर से नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स में बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि ज़्यादा म्यूटेशन हमें कहाँ पर दिखाई पड़ेंगे? नॉन कोडिंग रीजन में। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी ज़्यादा कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं? नॉन कोडिंग रीजन या फिर सैटेलाइट डीएनए में। तो जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होता है, सैटेलाइट डीएनए रीजन होते हैं, दे शो a higher degree of polymorphism। उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का जो डिग्री है, परसेंटेज है, वो रिलेटिवली ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही जो सैटेलाइट डीएनए की लेंथ है वो अलग अलग इंडिविजुअल में डिफरेंट टाइप्स की होगी। किसी भी दो पर्सन के बीच में सैटेलाइट डीएनए की लेंथ बराबर आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में वहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ता ही है। जैसे मान लो हमारे पास में दो पर्सन है, पर्सन नंबर ए और पर्सन नंबर बी। कोई सैटेलाइट डीएनए है जो दो स्पेसिफिक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 1 की दूसरी कॉपी है। कोई भी डीएनए की दो कॉपीज़ होती है, एक मैटरनल साइड से और एक फादर साइड से, पैटर्नल साइड से। बी इंडिविजुअल के अंदर भी सेम रिपीटेटिव डीएनए हमें देखने को मिल रहा है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे और क्रोमोसोम नंबर 1 की सेकंड कॉपी, जो सेकंड कॉपी है उस पर भी देखने को मिल रहा है। ये मैटरनल कॉपी और ये पैटर्नल कॉपी। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये क्रोमोसोम 1 के साथ में क्रोमोसोम नंबर 13 पर भी प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि इमेजिनरी क्रोमोसोम नंबर 13 पे भी सेम रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट है। 13 और 13, ये मैटरनल और ये पैटर्नल, ये मैटरनल और ये पैटर्नल। लेकिन इन दोनों पर्सन के अंदर में जो रिपीट्स का नंबर है वो चेंज है। मान लो यहाँ पर जो रिपीट है वो, जो इसको मदर से मिला है, वो 7 बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर जो रिपीट है वो 12 बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर जो रिपीट कर रहा है वो 4 बार और 3 बार। बी पर्सन के अंदर भी रिपीटिशन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो रिपीटिशन दिखाई पड़ रहा है उसका नंबर चेंज हो गया। ये पहला यहाँ पे 15 बार, दूसरा यहाँ पे 6 बार, 13 क्रोमोसोम पर भी ये रिपीट कर रहा है 22 बार, 8 बार। सो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों पर्सन के अंदर में जो रिपीटेटिव डीएनए है उसकी लेंथ अलग अलग दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, सेम क्रोमोसोम की जो दो कॉपीज़ होती हैं, एक आपको मदर से मिलती है और एक फादर से मिलती है, उसमें भी डिफरेंस दिखाई पड़ता है। क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर से मिला है यहाँ पे 7 रिपीट्स हैं और फादर से 12 रिपीट है। यहाँ पर देखो मदर से जो मिला है वो 15 और फादर से जो मिला है 6 रिपीट है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर भी लेंथ वेरी कर सकती है। जो सैटेलाइट डीएनए है, मिनी सैटेलाइट VNTR सैटेलाइट्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो ये होता है हमारे पास कि कैसे सैटेलाइट डीएनए की लेंथ अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर में वेरी करेगी, और इसी लेंथ के वेरिएशन को इस्तेमाल करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म किया जाएगा, जिसमें हम इन पर्टिकुलर लेंथ्स को, जो सैटेलाइट डीएनए उसकी लेंथ के
पैटर्न को मेजर करेंगे, भाई कितना लेंथ अलग अलग डीएनए सीक्वेंस में दिखाई पड़ रहा है, बस उसी डीएनए को हम यहाँ पर मेजर करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टेप वाइज समझना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कितने स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस। जो सबसे पहला स्टेप है टू आइसोलेट द डीएनए। जिस भी पर्सन का, जिस भी इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करना है, उसका डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा सेल से, जो भी हमारे पास में सेल अवेलेबल है। फिर इस डीएनए में से सैटेलाइट डीएनए को कट करना पड़ेगा। सैटेलाइट डीएनए को कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जिनका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम कट कर लेते हैं, कट द सैटेलाइट डीएनए। जब एक बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सैटेलाइट डीएनए को कट कर लिया, तो उसके बाद में उन पैटर्न्स को, वो जो हमारे पास में सैंपल मिला है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, उनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा, साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम रिपीटेटिव डीएनए की लेंथ को पढ़ने वाले हैं। तो लेंथ को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको लेंथ वाइज सेपरेट करना पड़ेगा, लेंथ के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करना पड़ेगा। डीएनए को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के लिए एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम अगारोज जेल का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीमर होता है, उसको पानी में मिला करके एक जेल का प्लेट बनाया जाता है, जेल सिंथेसाइज किया जाता है, अगारोज जेल। इस तरह की एक अगारोज जेल प्लेट होती है। ठीक है, इस अगारोज जेल प्लेट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर के थ्रू डीएनए के मॉलिक्यूल्स मूव करने वाले हैं। तो इसके अंदर में छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं जिनके थ्रू डीएनए के मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करेंगे। अब डीएनए जब आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक छलनी टाइप नेटवर्क बन जाता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। जब भी कभी छलनी से हम कोई चीज़ गुजारते हैं तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे मूव कर पाएंगे, वो ईजिली इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। पर जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तेज़ी से इसको क्रॉस कर सकते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। इसकी वजह से बड़े मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन मूव करेंगे और ये फास्ट मूव करेंगे, जिससे बड़े और छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्रेगमेंट्स के बीच में सेपरेशन दिखाई पड़ेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। अब इस जेल के अंदर में हम यहाँ पर डीएनए सैंपल लोड कर देते हैं। जो हमारे पास में डीएनए को कट करके हमने सैंपल बनाया है वो हमने इस वाले डिप्रेशन में लोड कर दिया, जिस डिप्रेशन या फिर गड्ढे को बोलते हैं वेल। इस जेल प्लेट के एक तरफ एक वेल बनाया जाता है, डिप्रेशन बनाए जाते हैं जिनमें हमने सैंपल को लोड कर दिया। अब इस सैंपल को, जो डीएनए है, उसको हमें दूसरी तरफ मूव कराना है। अब ये मूवमेंट कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम जो सैंपल प्रेजेंट है, डीएनए सैंपल, उस साइड पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे, कैथोड को रखेंगे। वो इलेक्ट्रोड जिसका नेगेटिव चार्ज है, कैथोड, उसको रखा जाएगा, और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज एनोड को रखा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एनोड को रखा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डीएनए मॉलिक्यूल्स ईजिली मूव कर सकें। भाई डीएनए के ऊपर में खुद कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अगर डीएनए के ऊपर खुद एक नेगेटिव चार्ज है तो डीएनए का ये जो कैथोड है ये डीएनए को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। जब आगे की तरफ ये मूव करेंगे तो ये छलनी वाला इफेक्ट, यानी जो एगारोस जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, फ्रेगमेंट उससे होकर के मूव करेंगे। जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो तेज़ी से आगे की तरफ भागेंगे और जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो उतना तेज़ी नहीं चल पाएंगे, पीछे पीछे चलेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बड़े फ्रेगमेंट्स पीछे रह जाएंगे और जैसे जैसे छोटे फ्रेगमेंट्स होते जाएंगे वो आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। इससे हमारे पास जो सैटेलाइट डीएनए के डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे।
ये जो फ्रेगमेंट हमें मिलने वाला है इसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए का प्रोफाइल। ये डीएनए के कितने बैंड्स मिले हैं, कितने पोजीशन पर कितने बैंड्स मिले हैं, वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। और इसको हम दूसरे इंडिविजुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल का ये जो बैंड सेपरेशन है वो अलग अलग दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डीएनए को सेपरेट कर दिए। डीएनए को सेपरेट करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप जो होता है, डीएनए को यहाँ से एक शीट के ऊपर, नायलॉन की शीट के ऊपर प्लेस करना। भाई डीएनए अभी जेल प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है, जेल प्लेट से वो इधर उधर मूव कर सकता है, टाइम के साथ वो आगे मूव कर सकता है। तो एक बार जब डीएनए प्रोफाइल सेपरेट हो गया तो इन फ्रेगमेंट्स को हमें एज इट इज़ एक दूसरी शीट पे लेना होगा, ताकि वो वहाँ पर जाके इमोबिलाइज हो जाए, वो हमेशा के लिए वहाँ पर फिक्स हो जाए डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि डीएनए को ट्रांसफ़र करना है टू अ नायलॉन शीट। एक नायलॉन की शीट होती है, उस नायलॉन की शीट के ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र कर देना। इस प्रोसेस को बुलाया जाता है ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग की मदद से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जेल पे थे उनको इमोबिलाइज करके एक शीट पर ले लिया जाता है। मान लो ये हमारे पास में शीट आ गई है, ये नायलॉन की एक शीट है, और इस नायलॉन की शीट पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स एज इट इज़ जो जेल प्लेट पर प्रेजेंट थे वो यहाँ पर आकर के प्रेजेंट हो गए। अब नेक्स्ट काम है इनको विजुअलाइज करना। भाई एक बार हमने पैटर्न इसके ऊपर, शीट के ऊपर अपना ट्रांसफ़र कर लिया नायलॉन शीट के ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप है उनको विजुअलाइज करना। डीएनए के मॉलिक्यूल्स ऐसे डायरेक्टली तो दिखाई देंगे नहीं, तो उनको विजुअलाइज करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव प्रोब्स का इस्तेमाल करने वाले हम। अब रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल, और रेडियो एक्टिव प्रोब होते क्या हैं वो तो अभी हम समझने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे कि प्रोब क्या होता है। प्रोब का मतलब होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हमारे पास में एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है ये इन पर्टिकुलर स्ट्रैंड के साथ में कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करता है। अगर ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करता है तो ये जाकर के इनके साथ बाइंड कर जाएगा, ईजिली बाइंड कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उनके साथ बना सकता है। यही तरह के डीएनए मॉलिक्यूल को बुलाया जाता है एक प्रोब। अब इस प्रोब का इस्तेमाल हम करते हैं डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए। भाई डायरेक्टली ये वाले डीएनए तो हम देख नहीं सकते, तो हम एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इन प्रोब्स के ऊपर लगा देते हैं। ये हमने क्या लगा दिया, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी ये जाकर के हमारे डीएनए बैंड से बाइंड कर जाएंगे तो उन डीएनए बैंड्स को विजुअलाइज करना इन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की मदद से पॉसिबल हो पाएगा। हम इन रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को विजुअलाइज करेंगे और जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है वहीं पर हमें डीएनए बैंड्स दिखाई पड़ेंगे, ये हमें कंफर्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब हम विजुअलाइज करेंगे। लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोब तब बाइंड करेंगे जो हमारी जो डीएनए बैंड्स हैं वो तो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में हैं। भाई पहले हमें इनको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। हाँ, तो प्रोब को बाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन करना। डीनेचुरेशन यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनएस को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में लेकर के आना। तो हमारे पास जो शीट प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट्स लगे हुए हैं, इनको हम हीट करते हैं जेंटली, जिससे ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो सेकेंड स्टेप होता है डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करना। जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब हैं उनको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब जा करके इन डीएनए से बाइंड हो जाएंगे, जहाँ भी इनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी होगी वहाँ से जाके बाइंड कर जाएंगे। जैसे ये बाइंड कर गए तो प्रोब के पास में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स थे जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ कर सकता है। फिर इस पूरी शीट को रखा जाता है थर्ड स्टेप में ऑटो रेडियोग्राफ मशीन में। ऑटो रेडियोग्राफ मशीन में, और उस ऑटो रेडियोग्राफ मशीन के अंदर में हम ईजिली प्रोब्स को विजुअलाइज कर सकते हैं और प्रोब्स की मदद से हम
जो डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसको विजुलाइज कर लेंगे। तो इस तरह से ऑटो रेडियोग्राफी प्रोब की मदद से, रेडियो एक्टिव प्रोब की मदद से जो डीएनए बैंड्स हैं उनको विजुलाइज किया जा सकता है। तो ये पूरे स्टेप होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो यहाँ पे परफॉर्म किए गए। अब मान लो हमने ये सारे स्टेप परफॉर्म करके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डीएनए पैटर्न यहाँ पर बना दिया, और किसी दूसरे इंडिविजुअल, बी इंडिविजुअल, कोई दूसरा इंडिविजुअल है, उसको पहले वाले इंडिविजुअल के डीएनए पैटर्न से हमें कंपेयर करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें तीनों का डीएनए जो पैटर्न है खाली उसको एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर लेना है। मान लो ये हमारे पास में इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल 2 है और इंडिविजुअल C है। जो डीएनए पैटर्न आ रहा है वो इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है और इसका और अलग आ रहा है। क्योंकि डीएनए पैटर्न तीनों के अलग अलग हैं, इससे कंफर्म होता है कि ये जो तीनों इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। क्योंकि अगर हम सेम टाइप का डीएनए पैटर्न आता तो उससे कंफर्म हो जाता कि वो जो दूसरे इंडिविजुअल थे वो सेम इंडिविजुअल का सैंपल हमने यूज़ किया है। तो इसका मतलब कि जो डीएनए प्रोफाइल आने वाली है, जो डीएनए प्रोफाइल आने वाली है वो एक पर्सन के लिए यूनिक होती है, एक पर्सन के लिए यूनिक होती है। मेरे लिए एक पर्टिकुलर डीएनए प्रोफाइल आएगी, मैं अपने किसी भी सेल से डीएनए उठाऊं, चाहे स्किन के सेल से, मसल के सेल से या किसी भी सेल से डीएनए उठाया और उस डीएनए का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो सेम टाइप का पैटर्न दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल है, मान लो कोई दूसरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल नंबर B, तो उसका डीएनए फिंगर पैटर्न कभी भी इसके वाले से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का डीएनए पैटर्न यूनिक होता है। इसका एक एक्सेप्शन है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ऐसे ट्विंस जो सेम जाइगोट से डेवलप होते हैं, जाइगोट स्प्लिट हो जाता है, अर्ली स्टेज में जो जाइगोट होता है वो स्प्लिट हो जाता है और वो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे केस में दोनों का डीएनए प्रोफाइल सेम भी आ सकता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आज के ज़माने में? आज के ज़माने में क्राइम सीन को सॉल्व करने में, हमें क्राइम सीन पर कुछ सैंपल मिलते हैं और उससे क्रिमिनल को ढूंढने में मदद मिलती है। पैटर्नल टेस्टिंग में, अगर हम पैटर्नल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि किसी ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स को अपने टेस्ट कराना है, तो उसकी भी टेस्टिंग करी जा सकती है। आजकल के टाइम पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता है जब हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। मान लो हमें क्राइम सीन से बहुत ही कम सैंपल मिला है, तो हम उस कम सैंपल को पहले क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर से। जब बहुत सारा डीएनए सैंपल हो जाएगा तो उसकी मदद से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म की जा सकती है। तो ये पूरा हो गया हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक।